Hello students, good afternoon. I hope that you will be safe and working hard about your study. Yesterday in my previous video I have taught you how to balance a chemical reaction. Today I am going to explain what kind of information we get from the chemical equations. So yesterday I have explained one topic, that is we got information about the physical state of a reactant and products. यानी कि पहला जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान वो क्या है, उस जो भी केमिकल स्पीसीज या केमिकल कंपोनेंट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनके जो है स्टेट, फिजिकल स्टेट के बारे में पता चलता है कि वो सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है या फिर गैसेस स्टेट में वो एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये सॉलिड स्टेट में होता है, और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस स्टेट में होता है, जब इसका रिएक्शन होता है तो CaCl2 दैट इज एक्वस प्लस H2O दैट इज लिक्विड प्लस CO2 गैसियस फॉर्म में जो है, यानी कि CO2 गैसियस स्टेट में निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा जो रिएक्टेंट साइड में जो भी हम केमिकल स्पीसीज ले रहे हैं वो क्या है, सॉलिड है, एक्वस है, लेकिन जो उसका प्रोडक्ट बन रहा है वो एक्वस भी बन रहा है, लिक्विड भी बन रहा है और गैसियस स्टेट में भी बन रहा है। ठीक है, तो इससे हमें पहला जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो फिजिकल स्टेट के बारे में मिलता है कि रिएक्टेंट में किस स्टेट में था और जो केमिकल कंपोनेंट थे वो किस स्टेट में थे, और जो प्रोडक्ट में जो है केमिकल स्पीसीज या केमिकल कंपोनेंट किस स्टेट में हैं। दूसरा जो हमें इंफॉर्मेशन मिलता है दैट इज द रिएक्शन कंडीशन। ठीक है, रिएक्शन कंडीशन मतलब कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है किस कंडीशन पे हो रहा है, यानी कि वहाँ पे उसका टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, या किस कैटालिस्ट के प्रेजेंस में वो रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट इज अ सबस्टेंस विच कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग इन पर्टिकुलर रिएक्शन। यानी कि कैटालिस्ट एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि रिएक्शन के रेट को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है बिना केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट इन्वॉल्व हुए। ओके, तो ये कैटालिस्ट की डिफिनीशन हुई। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं, चाहे वो टेम्परेचर हुआ या प्रेशर हुआ या फिर कौन सा कैटालिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सभी जो है एरो के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ऊपर या नीचे हम टेम्परेचर को, प्रेशर को या फिर कैटालिस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल है कि CO2 जो कि गैसेस स्टेट में है, जब इसके साथ हाइड्रोजन जो कि गैसेस स्टेट में होता है, इसको हम 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब हम मिक्स करते हैं तो ये क्या बना लेता है, CH3OH दैट इज इन लिक्विड स्टेट एंड दैट इज व्हाट, मेथेनॉल। ठीक है, यहाँ पे ये मेथेनॉल फॉर्म करता है। कहाँ पे, तो ये 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना जो है यहाँ पे कंपलसरी है। अगर इतना प्रेशर हम नहीं देंगे तो ये जो हमारा रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो दैट इज द स्पेसिफिक कंडीशन। हम कह सकते हैं कि ये देना ही देना है, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना ही देना है, तभी हमारा मेथेनॉल में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज इट विल बी नॉट कन्वर्ट इनटू द मेथेनॉल। नेक्स्ट एग्जांपल इसी में है, जैसे कि 6CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O लें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एंड क्लोरो
क्लोरोफिल, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये क्या बना लेता है C6H12O6 जो कि क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, और प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ से क्या होते हैं, निकलते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन जो कि गैसेस स्टेट में निकलता है, और ये जो ग्लूकोज होता है वो एक्वस कंडीशन में जो है उस प्लांट के द्वारा जो है ऑब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यहाँ पे ये गैसेस स्टेट में और वाटर जो है लिक्विड स्टेट में होता है। तो यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल जो है दैट इज द नेसेसरी कंडीशन टू ऑकर दिस रिएक्शन। अगर ये सनलाइट या क्लोरोफिल ना हो तो ये रिएक्शन जो है या फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो जो है प्रोसेस में नहीं हो सकती। ठीक है, इसी तरह जब अमोनिया का निर्माण किया जाता है तो इसमें भी स्पेसिफिक कंडीशन और स्पेसिफिक जो है कैटालिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैसेस स्टेट में, और प्लस 3H2 यानी कि हाइड्रोजन भी गैसेस स्टेट में होता है। इसको आयरन और मोलिब्डेनम को एज अ कैटालिस्ट लेते हैं। इसको जो है 723 केल्विन और 600 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम गर्म करते हैं, तो ये जो है कन्वर्ट हो जाता है 2NH3, अमोनिया गैस का जो है निर्माण करता है। ठीक है, ये क्या बन गया, अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया गैस का निर्माण जो है होता है अगर ये कैटालिस्ट यानी कि आयरन और मोलिब्डेनम कैटालिस्ट का इस्तेमाल ना करें। दूसरा, अगर हम ये स्पेसिफिक कंडीशन ना दें तो दैट रिएक्टेंट विल नॉट कन्वर्ट इनटू द ammonia. Okay, I hope it's clear to you. Now the third information what we get, that is heat change during the reaction. इसके पहले मैंने बताया था एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे जो है हीट अपने आप जो है उस रिएक्शन के द्वारा निकलती है। ठीक है, और इंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा रिएक्शन जहाँ पे उस रिएक्शन को फॉर्म करने के लिए या प्रोसेस में लाने के लिए जो है वहाँ पे अलग से हमें हीट जो है देना पड़ता है। ठीक है, तो उस तरह के रिएक्शन को हम इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम ध्यान देंगे कभी भी जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो वहाँ पे जब हीट लिबरेट होता है तो उसको प्लस साइन के साथ जो है प्रोडक्ट साइड में प्लस साइन के साथ जो है हम इंडिकेट करते हैं, और जहाँ पे हीट जो है देना होता है यानी कि इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है वहाँ पे हीट को जो है रिएक्टेंट साइड में प्लस साइन के साथ जो है हम शो करते हैं कि इतना हीट जो है दिया जा रहा है। ठीक है, या फिर दूसरा कंडीशन क्या है कि हम जो है माइनस साइन के साथ जो है प्रोडक्ट साइड में भी उसको लिख सकते हैं कि इतना हीट जो है इस रिएक्शन में दिया जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है कार्बन है, कार्बन इज इन सॉलिड स्टेट प्लस ऑक्सीजन विच इज इन गैसेस स्टेट, इट फॉर्म्स द CO2 कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इन गैसेस स्टेट प्लस 393.5 किलो जूल एनर्जी क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है या इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि इस रिएक्शन में हीट जो है क्या हो रही है, लिबरेट हो रहा है, निकल रहा है। तो अगर प्रोडक्ट साइड में प्लस साइन के साथ जो है किसी हीट या एनर्जी को दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हीट जो है उस रिएक्शन से लिबरेट हो रहा है। ठीक है, दूसरा देखते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, जैसे कि नाइट्रोजन है विच इज इन गैसेस स्टेट प्लस ऑक्सीजन विच इज इन गैसेस स्टेट प्लस 180.7 किलो जूल की एनर्जी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है। तो ये किस में बन रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड में ये चेंज हो जा रहा है। ठीक है, दैट इज द नाइट्रिक ऑक्साइड।
तो यहाँ पे 180.7 किलो जूल अगर ये रिएक्टेंट साइड में एडेड है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 180.7 किलो जूल की एनर्जी हमें बाहर से जो है एक्सटर्नल सोर्सेस के द्वारा जो है देना पड़ रहा है। ओके, तब ये जाके जो है नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। या इस रिएक्शन को हम दूसरी तरह भी लिख सकते हैं कि N2 gaseous state plus oxygen is in gaseous state, it gives 2 molecules of nitric oxide minus 180.7 किलो जूल। अगर हम माइनस साइन के साथ जो है प्रोडक्ट साइड में इसको ऐड करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एनर्जी क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। एंड दिस रिएक्शन इज इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अभी मैंने बताया एक्सोथर्मिक इज अ प्रोसेस इन विच द हीट इज ऑलरेडी इवॉल्व एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच heat is already given by the external sources to process that reaction. Okay, अब नेक्स्ट जो हमें इंफॉर्मेशन मिलता है वो क्या है, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यानी कि जो प्रोडक्ट्स है वो कंसंट्रेट है या फिर जो है डाइल्यूट है, इसके बारे में हमें जो है पता चलता है। ठीक है, कंसंट्रेट मतलब कि हम जो है उसमें जो रिएक्टेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, गाढ़ा है, कंसंट्रेट है, या फिर डाइल्यूट मतलब थोड़ा सा उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो कम होता है, और कंसंट्रेट का मतलब जिसका स्ट्रेंथ जो है काफ़ी अधिक हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चौथा इंफॉर्मेशन ये मिलता है कि रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन कैसा है, वो गाढ़ा है या फिर जो है पतला है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे जिंक विच इज़ इन सॉलिड स्टेट, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइल्यूट HCl का हम इस्तेमाल करते हैं विच इज़ इन एक्वस फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाइल्यूट या Cl है वो क्या है, डाइल्यूट का मतलब वो कम कंसंट्रेट है, या ये कहें कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम है। ठीक है, और ये क्या बना लेता है ZnCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलती है। ये जो है एक्वस फॉर्म और ये जो है गैसियस फॉर्म में होता है। इसका रिएक्शन हम दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड से भी करवा सकते हैं, Zn प्लस H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पे जो H2SO4 लेंगे हम डाइल्यूट H2SO4 लेंगे, यानी कि कम स्ट्रेंथ वाला जो है H2SO4 लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड विच इज इन एक्वस स्टेट, इट्स जिंक इज इन सॉलिड स्टेट, इट गिव्स ZnSO4। ZnSO4 इज व्हाट, दैट इज अ साल्ट विच इज इन एक्वस स्टेट, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है क्या होगी, निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रिएक्टेंट का या जो प्रोडक्ट है उसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है। यहाँ पे देख रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि कंसंट्रेशन कम है। ये यहाँ पे डाइल्यूट HCl कंसंट्रेशन कम है, और यहाँ पे ये जो बन रहा है साल्ट बन रहा है वो एक्वस फॉर्म में बन रहा है, यानी कि पूरी तरह से जो है ये सॉलिड फॉर्म में नहीं बन रहा है, एक्वस फॉर्म में बन रहा है। तो यहाँ पे भी ये जो है इसका जो स्ट्रेंथ है वो कम है, या हम कह सकते हैं कम कंसंट्रेशन का जो है ये प्रोडक्ट बना है। पांचवा जो हमें इंफॉर्मेशन मिलता है वो है नेचर ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन का जो है नेचर कैसा है। रिएक्शन का नेचर का मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, या फॉरवर्ड रिएक्शन है, या बैकवर्ड रिएक्शन है। ठीक है, इसके बारे में हमें जो है पता चलता है, और जो रिएक्शन का नेचर दिखाया जाता है वो जो है हम एरो के द्वारा ही दिखाते हैं। ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था, अगर हम इस डायरेक्शन में एरो लगाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है।
अगर हम इस डायरेक्शन में एरो लगाते हैं तो इसका मतलब जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। और अगर हम इन दोनों तरह से, या फिर कहीं कहीं ऐसा भी दिखाया जाता है, इस तरह से अगर हमें कहीं एरो मिलता है तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इज द इट शोज द रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमें पता चलता है कि रिएक्शन जो है का नेचर कैसा है। जैसे एग्जांपल दिया है N2O4, ये दैट इज द रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इट फॉर्म द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच इज इन गैसियस स्टेट। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है वो दोनों डायरेक्शन में क्या हो रहा है, चल रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी। नेक्स्ट जो हमें इंफॉर्मेशन पता चलता है वो है स्पीड ऑफ द रिएक्शन, यानी कि स्पीड ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि वो रिएक्शन जो है स्लो है या फिर फास्ट रिएक्शन जो है वहाँ पे चल रहा है। और ये फास्ट और स्लो रिएक्शन को भी हम हमेशा एरो के ऊपर ही इंडिकेट किया जाता है। जैसे कि सोडियम है, सोडियम विच इज इन सॉलिड स्टेट प्लस 2H2O विच इज इन लिक्विड स्टेट, ये जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, फास्ट रिएक्शन होता है। और ये क्या बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस प्लस हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट होती है। ठीक है, ये सोडियम देखा हुआ, सोडियम इज अ सॉफ्ट मेटल, और यही सोडियम और पोटेशियम ऐसा मेटल हैं जिनको हम कहाँ रखते हैं, कैरोसिन में रखते हैं, क्योंकि दे आर द हाईली ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट और मेटल कह सकते हैं, और ये बहुत जल्दी जो है ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जब इनको लिक्विड, यानी कि जब सोडियम का छोटा सा भी टुकड़ा अगर हम वाटर में फेंकें तो वहाँ पे जो बहुत एक्सप्लोसिव नेचर, यानी बहुत एक्सप्लोजन जो है, हमें बहुत बड़ा एक्सप्लोजन का साउंड जो है हमें सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो रिएक्शन होता है बहुत फास्ट जो है होता है। जैसे ही सोडियम जो है वाटर के संपर्क में आता है तुरंत ही क्या होता है, एक्सप्लोजन होना शुरू, विस्फोट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा गांव में जो मदारी वाले आते हैं तो वो जो है क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मैं पानी से जो है इसमें आग लगा देता हूँ, आग लगा दूंगा इस खरपतवार में। और वो क्या करते हैं, थोड़ा सा सूखे हुए खरपतवार को लेते हैं और उसके बाद से उसमें चोरी से जो है छुपा के उसमें सोडियम रख देते हैं, और जैसे ही पानी उस पर डालते हैं वो तुरंत क्या होता है, उसमें आग पकड़ लेता है। तो वो किसकी वजह से, ये फास्ट रिएक्शन की वजह से ही जो है वहाँ पे, क्योंकि सोडियम जो है पानी के साथ जो है क्विक रिएक्शन करता है और वहाँ पे बहुत तेज़ी से जो है विस्फोट होता है। ठीक है, तो हमें इससे ये पता चला कि जो रिएक्शन है वो फास्ट हो रहा है या फिर जो है स्लो हो रहा है। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक